कभी सोचा है कि आ, क्या होता है जब बाहर की दुनिया का पागलपन पागल खाने की दीवारों के अंदर के पागलपन से भी मतलब आगे निकल जाए। हाँ, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला ख्याल है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। लाहौर का एक पागल खाना, बंटवारे के ठीक बाद का वक्त। जब हवा में सियासत का जहर था और दिलों में खौफ। और इसी उथल पुथल के बीच एक हुक्म आता है, एक ऐसा फैसला जो अपने आप में एक मजाक लगता है। हाँ, हुक्म ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पागलों की अदला बदली होगी। हिंदू सिख पागल यहाँ आएंगे, मुसलमान पागल वहां जाएंगे। जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि अनाज की बोरियां हूं। बिल्कुल, जिन्हें मजहब के नाम पर तौला जा रहा था। ये फैसला ये तो बेतुका है ही, लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है ना। सही बात है। क्या पागलपन की भी कोई राष्ट्रीयता होती है? अच्छा। मतलब, क्या वो लोग जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है, उन्हें आप एक नई पहचान, एक नया देश, वो कैसे थमा सकते हैं? ये तो उस दौर की पूरी सोच पर ही एक तंज है। एक जबरदस्त तंज। और इसी पागलपन के बीच कहानी के दिल में एक किरदार है, बिशन सिंह। एक लंबा दाढ़ी वाला सिख, जो कहते हैं पिछले 15 सालों से सोया नहीं था, बस खड़ा रहता था। और उसकी जुबान पर एक ही सवाल था, एक ही रट। हाँ, जिसका मतलब किसी की समझ में नहीं आता था। ऊपर दी गुरगुर दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंगी दी दाल ऑफ दी तोबा टेक सिंह अ पाकिस्तान। पहली नजर में तो ये मतलब किसी पागल की बेमतलब बड़बड़ाहट ही लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ठहरकर सोचे तो ये सिर्फ बकवास नहीं है। ये अपनी जड़ों को, अपनी जमीन को, अपनी पहचान को खोजने की एक बेचैन पुकार है। उस जगह को खोजने की छटपटाहट जिसे वो घर कहता था। सही। तो चलिए आज इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि बंटवारे की इस त्रासदी का उन लोगों पर क्या असर हुआ जिनकी आवाज इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में कहीं खो गई। और घर का असली मतलब क्या होता है, इसकी भी तलाश करते हैं। तो उस पागलखाने के अंदर माहौल कैसा था जब ये खबर पहुंची? यकीनन अफरा तफरी मच गई होगी। हमारे बहुत ज्यादा। वो पागल खाना उस वक्त के, कह सकते हैं, पूरे समाज का एक छोटा रूप बन गया था। अच्छा। माइक्रोकॉस्म। खबर आते ही वहां भी दो गुट बन गए। एक तरफ एक मुस्लिम इंजीनियर था जो दिन में 15-16 बार नहाता था। उसने ऐलान कर दिया कि वो अब जिन्ना का सिपाही है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक सिख था जो खुद को मास्टर तारा सिंह समझता था। और तो और एक बृजमोहन था जो खुद को भारत का प्रधानमंत्री मतलब नेहरू मानने लगा था। और उनके बीच रोज बहसें होती थी। हाँ जबरदस्त। एक दूसरे पर कागज के नोटों से जुर्माने लगाए जाते थे। ये सब बाहर की दुनिया में चल रहे हैं बड़े राजनीतिक संघर्ष का ही एक बहुत अजीब और कह सकते हैं बेतुका प्रतिबिंब था। ये कमाल की बात है कि पागल खाने में भी वही राष्ट्रवाद घुस गया था। लेकिन इन सब बहसों के बीच बिशन सिंह कहाँ था? क्या वो भी इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के खेल में शामिल था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बिशन सिंह इन सबसे एकदम अलग थलग था। उसे कोई लेना देना नहीं था। कोई लेना देना नहीं था। उसका संघर्ष बहुत ज्यादा व्यक्तिगत था। उसकी लड़ाई नक्शे पर खींची जा रही लकीरों से नहीं थी। उसकी लड़ाई अपनी जमीन से थी। वो बस ये जानना चाहता था कि उसका गांव टूबा टेक सिंह अब किस मुल्क का हिस्सा है, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का। और इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। वो हर किसी से पूछता था। हाँ, वार्डर्स से, अफसरों से, जो भी आता जाता दिखता, सबसे। लेकिन उसे मिलता क्या था? सिर्फ उलझन। कोई सीधा जवाब नहीं। कभी नहीं। एक दिन कोई कहता टूबा टेक सिंह तो अब पाकिस्तान में है, तो अगले ही दिन कोई दूसरा आकर कहता अरे नहीं, उसे तो हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया है। और एक अफसर ने तो मजाक भी किया था। हाँ, उसने कह दिया अभी फैसला नहीं हुआ है, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा। ये कितना मतलब क्रूर मजाक है। जिस एक सवाल का जवाब उसकी पूरी जिंदगी थी, वही उसे कोई ठीक से नहीं दे पा रहा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ अफसरों की लापरवाही नहीं थी, ये लापरवाही से कहीं ज्यादा है। तो फिर क्या था ये? यही विरोधाभास, ये पूरी बंटवारे की प्रक्रिया की मनमानी और क्रूरता को दिखाता है। टोबा टेक सिंह बिशन सिंह के लिए सिर्फ एक गांव का नाम नहीं था। वो उसकी पहचान थी। वो उसकी पूरी पहचान थी, उसका घर, उसकी मिट्टी, उसके लोग। अधिकारियों का उसे एक पक्का जवाब ना दे पाना ये दिखाता है कि जिन लोगों ने ये लकीरें खींची थीं, उन्हें जमीनी हकीकत की, लोगों की पहचान की कोई परवाह ही नहीं थी। जैसे एक वार्डन ने हंसते हुए कहा था। हाँ, बंटवारा है, कुछ भी हो सकता है। ये एक वाक्य,
ये उस दौर की अनिश्चितता और बेबसी का सार है। कहानी में एक सीन है जो मुझे हमेशा बहुत परेशान करता है, जब उसका परिवार उससे आखिरी बार मिलने आता है। उसकी बेटी, जिसे उसने बचपन में छोड़ा था, अब जवान हो चुकी है, लेकिन बिशन सिंह वो उसे पहचान तक नहीं पाता। सही। यहाँ क्या हो रहा था? क्या उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी या उसका दिमाग किसी और ही चीज पर अटका हुआ था? अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक बात साफ होती है। विस्थापन का आघात, मतलब अपनी जमीन से उखड़ने का सदमा, वो इतना गहरा था कि बिशन सिंह के लिए उसकी जमीन से उसका रिश्ता परिवार के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। मतलब वो अपनी बेटी को नहीं पहचानता, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि उसका परिवार भारत जा रहा है, उसका दिमाग फौरन अपनी सबसे बड़ी चिंता पर लौट आता है। और वो तुरंत पूछता है, तो मेरा टोबा टेक-सिंह किधर है? यानी उसके लिए परिवार का मतलब भी उस जमीन से जुड़ा था। अगर परिवार भारत जा रहा है तो क्या उसका गांव भी भारत में है? बिल्कुल। उसका परिवार अब एक नए देश का नागरिक बनने जा रहा था, पर वो उस जमीन से बंधा हुआ था जिसका खुद कोई देश नहीं बचा था। वो एक ऐसी पहचान को पकड़े हुए था जिसे नक्शे की लकीरें मिटाने पर तुली थी। और फिर वो आखिरी रात आती है, तबादले की रात। वो मंजर पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वाकई एक भयानक मंजर था। कड़ाके की सर्दी में उन पागलों को ट्रकों में जानवरों की तरह भरा जा रहा था। और उनकी कमर पे टैग लगे थे। हाँ, सबके मजहब के टैग, हिंदू, सिख, मुसलमान, जैसे वो इंसान नहीं भेड़ बकरियां हों जिनकी पहचान की जा रही हो। ट्रक घंटों चलता है और आखिरकार वाघा बॉर्डर पर रुकता है। वहां का माहौल कैसा था? एकदम तनाव से भरा हुआ। मशालें जल रही थीं, दोनों तरफ फौजी खड़े थे और बीच में जमीन पर खींची हुई थी एक सीधी, बेरहम, ठंडी लकीर। एक लकीर जो सिर्फ जमीन को नहीं, लोगों को, उनकी यादों को, उनकी पहचान को दो हिस्सों में चीर रही थी। बिल्कुल। और यही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जब पागलों को एक एक करके सीमा पार कराई जा रही थी, तब बिशन सिंह की बारी आई। जैसे ही उसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया, वो रुक गया। हाँ, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने एक अफसर से अपनी जिंदगी का सबसे अहम सवाल आखिरी बार पूछा, टोबा टेक सिंह किधर है? और जवाब? एक अफसर ने थकी हुई बेजार आवाज में कहा, पाकिस्तान में। तभी दूसरे ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, भारत में है। यानी आखिरी पल तक उस सीमा की लकीर पर खड़े होकर भी उसे कोई एक जवाब नहीं मिला। कुछ नहीं। और इस एक पल का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी संवेदनहीन और बेमानी थी। कैसे? जो अफसर इंसानों की अदला बदली करवा रहे थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि कौन सी जगह कहाँ है। वे इंसानों को तो मजहब के नाम पर बांट रहे थे, पर उनकी पहचान और उनकी जमीन को कैसे बांटेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और ये सुनकर बिशन सिंह का सब्र टूट जाता है। हाँ, वो एक जोर की चीख मारता है। ऊपर दी गुरगुर दी एनेक्स दी बेदन दी मूंगी दी दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और फिर वो दोनों देशों में जाने से इनकार कर देता है। वो भागकर उस जमीन के टुकड़े पर जाकर खड़ा हो जाता है जो ना हिंदुस्तान थी न पाकिस्तान। वो नो मैन्स लैंड। हाँ, ये उसकी तरफ से एक आखिरी प्रतिरोध था, एक अंतिम विद्रोह। सिपाही उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। वो बस खड़ा रहता है, एक जिंदा सवाल की तरह। और फिर सुबह होने से ठीक पहले एक खामोश चीख निकलती है और बिशन सिंह उसी नो मैन्स लैंड पर औंधे मुंह गिर जाता है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर खारदार तारों के पीछे पाकिस्तान। और बीच में जमीन के उस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। और सरकारी दस्तावेजों में क्या लिखा गया होगा? बस यही कि एक सिख पागल सीमा के बीच में मर गया। बिल्कुल। सरकारी रिपोर्ट की उस अमानवीय, बेजान भाषा और कहानी के असल सच के बीच का फर्क देखिए। असल में वो सिर्फ एक सिख पागल नहीं था। वो बिशन सिंह नाम का एक इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी चेतना बस अपने गांव की तलाश में लगा दी। और आखिर में वो उस जगह पर मरा जो बंटवारे की लकीरों द्वारा निगल ली गई थी। एक ऐसी जमीन जिसे ना हिंदुस्तान ने अपनाया ना पाकिस्तान ने, और शायद वही नो मैन्स लैंड उसका असली और आखिरी टोबा टेक सिंह बन गया। तो हमारी इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि किसी पर राजनीतिक पहचान जबरदस्ती थोपना कितना बेतुका हो सकता है। सही। घर और अपनेपन की जरूरत कितनी गहरी और बुनियादी होती है। और कैसे एक अकेले पागल कहे जाने वाले आदमी की अपने गांव की खोज राष्ट्रवाद और सीमाओं के क्रूर विचार पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी बन जाती है।
और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी के दशकों बाद, जब सीमाएं और राष्ट्रीय पहचान आज भी लोगों के जीवन को बेरहमी से परिभाषित करती हैं, तो बिशन सिंह का सवाल कितना प्रासंगिक लगता है ना? बिल्कुल, कि असल में घर क्या है? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिसे कोई भी दो हिस्सों में बांट सकता है? या फिर एक गहरी अंदरूनी पहचान है जिसे कोई लकीर कभी छीन नहीं सकती?